जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं और ये जो क्लास है आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्लास के द्वारा जो है आप जो है जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो है ज्योग्राफी जिनका स्पेशल है ज्योग्राफी, जिसका जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, और प्लस जिनका जो है 40 नंबर का आपका जीएस आता है, उन दोनों क्लास के लिए ये ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। ये पूरी क्लास जो है घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। घटना चक्र जो है आपका लेटेस्ट घटना चक्र के क्वेश्चन सभी के सभी करवाए जा रहे हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। 30 नंबर तक कल हमने कंप्लीट कर लिए थे। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ये बताना है। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, ये बताना है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औषधि शैलों की बात करेंगे तो औषधि शैलों का निर्माण जो है अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है और इसमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं और परतें पाई जाती हैं। फॉसिल्स जीवाश्म पाए जाते हैं और परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें जो है रवेदार नहीं होती हैं। याद रखेंगे, जो औषधि शैल होती हैं ये रवेदार शैलें नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है, ये बताना है। एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। इसमें बताना है कौन सा एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। चौथा ऑप्शन है जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नीचे देखे विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर की बात करेंगे, देखिए जब ये एस्कर जो होते हैं ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये कथन एकदम सही है। एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये भी कथन सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये कथन सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये क्वेश्चन गलत, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरी कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले। एस्कर की जो संरचना है बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृत या स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका जो बाउल्डर क्ले होती है, इसके द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 33। माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या एक प्रकार। तो माउंट एटना एक प्रकार का ज्वालामुखी है और ये कैसा ज्वालामुखी है? ये एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखेंगे, एक्टिव वोल्केनो है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। जो इटली है, इटली के पूर्वी जो सिसिली द्वीप है उसके पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई की बात करेंगे तो 3350 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 मौना लोआ। मौना लोआ जो उदाहरण है ये किसका है? मौना लोआ भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौना लोआ हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है 35। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे संबंधित परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट के अधागमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। इसे बताना कौन सा कथन सही नहीं हुआ। ठीक है, फिर परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकांश से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ठीक है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये कहीं से भी सही नहीं, ये गलत है।
फिर अगला है, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की जो द्वीप की स्थिति है लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। ये कथन भी आपका सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 50 लाख से अधिक है, वो गलत है। 2 लाख लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। कथन ए दिया हुआ है, इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अधक्षेपण हुआ और यह अधक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ था। ठीक है। दूसरा कथन था, हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों का जो प्रभाव है इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक देखा गया। अधिकृत से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति, वहीं सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए। इससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे। ये कथन भी आपका सही था। और इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई, ना कि 50 लाख, इसलिए ये गलत है। ठीक है। और डी भी सही है, आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? याद रखेंगे, जो विश्व की सबसे हाईएस्ट और टॉप वाली चोटियां होती हैं, ऊंची चोटियां होती हैं, वो नवीन मोड़दार पर्वतों पर पाई जाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा 8848.86 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की चोटियां इन्हीं बलि पर्वतों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ये आपका देख लीजिए, बिहार पीसीएस का पूर्वावलोकन पूरा करवाया जा रहा है। जिन भी विद्यार्थियों को पीसीएस का एग्जाम देना है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और इसकी जो लंबाई है लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट की बात करेंगे, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो कोकोस प्लेट है आपकी, इसकी बात करेंगे तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ठीक है, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल ग्रेट लैक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश। ये बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र का रस्ट बाउल प्रदेश है, यह जो है क्या है, मतलब किससे संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, इसकी बात करेंगे कि ये जो है ग्रेट लैक्स प्रदेश से भी संबंधित है, अलाबामा प्रदेश से, कैलिफोर्निया प्रदेश और पिट्सबर्ग, ये सभी से संबंधित है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, बीपीएससी प्री में। रस्ट बाउल की बात करेंगे तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट, इसी को रस्ट बेल्ट भी कहते हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है और इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लैक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं, अतः एक से अधिक विकल्प यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। किलिमंजारो है एक क्या है? तो ये बताना किलिमंजारो क्या है, एक आग्नेयगिरी, द्वीप, सुरंग या नदी? याद रखिएगा किलिमंजारो कैसा है, ये जो है एक आग्नेयगिरी या आग्नेय पर्वत है। याद रखेंगे वॉल्केनो है, ये आप याद रख सकते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसका पूरा नाम कैसर विलियम स्पिट्ज। पूरा नाम क्या था? कैसर विलियम स्पिट्ज। अगर आपसे पूछ लेता है किलिमंजारो का पुराना नाम क्या है, याद रखिएगा कैसर विलियम स्पिट्ज इसका पुराना नाम है। और यह एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखेंगे। आग्नेयगिरी मतलब ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41। गोबी का मरुस्थल है चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, याद रखेंगे। जो गोबी का मरुस्थल है आपका ये चाइना में स्थित है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोबी मरुस्थल, गोबी का जो डेजर्ट है ये उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है, उत्तर चीन और दक्षिण मंगोलिया। 42 नंबर क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। शोध खनन हेतु, स्टीन खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु, लौह खनन हेतु। तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग जो है ये दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये शोध खनन हेतु प्रसिद्ध है और ये आपका साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है, याद रखेंगे। वहां पर स्थित है जोहान्सबर्ग। ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह सोना और हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। इसकी बात करेंगे, ये जो है स्थल और रुद्ध देश कौन सा है, तो वो है हंगरी, याद रखेंगे। हंगरी एक स्थल और रुद्ध देश है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हंगरी स्थल और रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, ये बताना है। इजराइल जो है इसकी उभयनिष्ठ सीमाएं कौन सी हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, लेबनान, सीरिया, टर्की तथा जॉर्डन के साथ, लेबनान, टर्की, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। याद रखिएगा जो इजराइल है, इजराइल की सबसे उभयनिष्ठ सीमाएं कौन सी हैं? लेबनान से भी लगती है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इसकी सीमा लगती है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। इजराइल जो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी जो है पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से और उत्तर पूर्वी जो सीमा है ये सीरिया से और पूर्वी सीमा जो है जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर या म्यांमार। याद रखिएगा जो संसार की छत या विश्व की छत है ये पामीर के पठार को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी ये किसको कहते हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग श्रीलंका को, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 देख लीजिएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका जो है विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर है, उत्तर पूर्वी 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ इंडियन ओशन और एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे ऑफ द एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4 है, आधा है, 2/3 है, 3/5 या 3/5 है, ये बताना है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है कितना है? लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल में लगभग 29% भाग स्थल क्षेत्र और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। तो याद रखिएगा वो है आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की
तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से जो है 6,553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 49। 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, कहाँ स्थित है ये बताना है। सोकोत्रा द्वीप, लक्षद्वीप, शिगोस कटक, ठीक है। फिर प्रशांत कटक, अंटार्कटिका, डॉल्फिन चैलेंजर कटक, मध्य महासागरीय कटक। इसमें बताने आपको यह कटक कौन सा है, तो यह मध्य कटक है, याद रखिएगा, जिसे हम महासागरीय कटक कहते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है ये, और मध्य महासागरीय कटक जो है ग्लोब के चारों ओर 4000 मील से 6400 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। यह पृथ्वी की सतह का अकेले सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, हम क्लास के बीच में कोई भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि बात करेंगे तो आप सभी का टाइम थोड़ा सा खराब होगा। इस वजह से टाइम को मैनेज करते हुए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग जो है अपनी क्लास जो तैयारी है फिर से लग जाइए। इलेक्शन होते ही आप सभी के एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, और यकीन मानिए आपके एग्जाम जैसे एग्जाम डेट आएगी आपको मुश्किल से 10 से 15 दिन का ही टाइम मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है अगर इतना आपको मिलता है, वरना 1 वीक के अंदर आपके एग्जाम होने में कोई भी मतलब संभावना पूरी है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी एग्जाम डेट कंडक्ट हो जाएगी, और उसी एग्जाम डेट में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में, 7 से 10 दिन के बीच में अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको एग्जाम मतलब ये नहीं या सोचना है कि अभी आपकी जो है एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुई है, तब जब क्लियर हो जाएगी तब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका एग्जाम, ये इलेक्शन का थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप लोगों का एग्जाम डेट कंडक्ट करवा लिया जाएगा और आपका तुरंत ही एग्जाम हो जाएगा। तो सभी लोग जो है ध्यान से क्लास को करते रहिए, और उम्मीद है कि आप सभी लोग का बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी एक बार पेपर लीक की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई। अगर नहीं हुआ होता तो उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जिनका इस बार तैयारी बहुत अच्छा था और उनका एग्जाम में सिलेक्शन भी हो जाता अभी तक। तो आप सभी लोग जो है कंटिन्यू क्लास को करते रहें, और कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जो अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप वहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई अपना आपका अलग क्वेश्चन है तो वो भी आप जो है वहां पे उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर के उसमें डाल सकते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आप लोगों के हित में है और आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग जो है क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, और कैसी लगती है आपको क्लास इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 50 नंबर प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, या एक धरातलीय धारा। याद रखिएगा, जो गल्फ स्ट्रीम होती है ये एक महासागरीय धारा होती है, एक ओशियन करंट होती है, एक महासागरीय धारा होती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरीप के आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि गल्फ स्ट्रीम को जो है पूरा पहले क्या बोलते हैं तो वो एंटलीज धारा, फ्लोरिडा की जो धारा है जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरीप के आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और यह क्या है, गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है 51, ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है, एक खड्ड, गॉर्ज, एक बड़ा तोप, एक नदी, या एक पुराना तोप। याद रखेंगे, जो ग्रैंड कैनियन है ये एक प्रकार का एक खड्ड है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 52, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांटीसी कियांग द्वारा, अंगहो द्वारा। याद रखेंगे, जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं इनके द्वारा विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित किया जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा डेल्टा,
विश्व का बृहत्तम डेल्टा है और यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल में राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं और इसी को सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 53। फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में, ये बताना है आपको। तो जो आपको फिजी द्वीप है ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो फिजी द्वीप है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह वानुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। 54 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से या इनमें से कोई नहीं है। जो आपकी सुएज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुएज नहर की बात करेंगे तो सुएज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और 1869 ईस्वी में इसकी जो लंबाई है 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और लाल सागर रेड सी को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था और इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज बंदरगाह, सुएज पोर्ट और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है क्योंकि इसके बनने से जो पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक भी नहर है, याद रखेंगे। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है तो वो भी है आपकी सुएज नहर, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को, प्रशांत महासागर व अंध महासागर को, लाल सागर व भूमध्य सागर को, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को। जो आपकी जो पनामा नहर है ये ये आपका प्रशांत महासागर और अंध महासागर दोनों को आपस में जोड़ती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डब्लूमध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर, अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात 9,500 किलोमीटर ही रह गई है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो ये हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक, ये बताना है। जो आपका मलक्का जल संयोजक है इसकी बात करेंगे तो ये जो है लाल सागर से भूमध्य सागर तक आने जाने की सुविधाएं यहाँ पर हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मलक्का जल संधि, स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका 67 बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और सुंडा ट्रेंच की बात करेंगे, ये जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो है सुंडा ट्रेंच जो है ये जावा, इसको पहले जो है याद रखिएगा, सुंडा जो ट्रेंच है इसको पहले स्टार्टिंग में सुमात्रा कहते थे, फिर बाद में इसी को जावा भी कहने लगे। इसका एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। सुंडा ट्रेंच जो सुंडा गर्त है इसे हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर है। इसे पहले इस जो ये सुंडा गर्त है इसे पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। फिर है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो आप सभी को पता है जो आपकी ओजोन गैस है, ओजोन परत है, जो आपकी ओजोन परत है वो आपका 15 से 20 किलोमीटर वायुमंडल में ऊपर की ओर है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओजोन लेयर
समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। विश्व मौसम संगठन भी ऐसे ही व्याख्या प्रस्तुत करता है और यह परत मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, जो पराबैंगनी विकिरण है, इनके अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है और इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा भी होता है। नेक्स्ट है आपका 59, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80, 110 से 120। तो आप सभी को पता है, अभी बताया, पृथ्वी की सतह से जो ओजोन परत की ऊंचाई है ये लगभग 10 से 20 किलोमीटर पर है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है आपका, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। जो मिस्र की राजधानी काहिरा है, इसका जो यह जो है ग्रीनविच से कितना 2 घंटे आगे है और यह स्थित है, यह जो है आपका 30 डिग्री पश्चिम। देखिए आगे है तो आपका पूरब में होगा, पीछे है बोलेगा तो आपका पश्चिम में होगा। तो आपका पूर्वी देशांतर देखना है, ये है, पश्चिम वाले को काट दीजिए। पूर्वी देशांतर है और 2 घंटा है तो 15 दुनाई 30, 15 डिग्री में 1 घंटे है तो 2 घंटे 30 डिग्री, भी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को देना है। क्या हो जाएगा? 61 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। ये बताना है इसका जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। और इसका आंसर सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास ये भी जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आता, नहीं आता है, तो आप वहां पे जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।